Audio Jungle। 1813 के आसपास का भारत, अगर हम आज उस दौर की कल्पना भी करें ना, तो सच्चाई बहुत ही विचलित करने वाली लगती है। उस समय सामाजिक नियम इतने सख्त थे कि महिलाओं के अधिकारों की बात तो दूर, उन पर भारी पाबंदियां लगी हुई थीं। सती जैसी खौफनाक प्रथाएं खुले आम चलन में थीं, जहां विधवाओं को उनके पति की चिता पर ही जला दिया जाता था। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कुप्रथा भर नहीं थी, बल्कि ये उस समय की एक गहरी और दमनकारी सामाजिक सोच का सीधा सबूत थी। और देखिए, ये ऐतिहासिक दौर केवल महिलाओं के लिए ही मुश्किल नहीं था। पूरा का पूरा समाज गहरे विभाजनों से भरा हुआ था। सबसे कड़वा सच तो ये था कि हमारा समाज सख्त जातिगत पदानुक्रमों यानी कास्ट हायरार्की में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के पास तो बुनियादी मानवाधिकार तक नहीं थे। उस दौर में आपके अधिकार क्या होंगे ये नहीं देखा जाता था, बल्कि जन्म के आधार पर आपके कर्तव्य और पाबंदियां तय कर दी जाती थीं। इस सोच ने समाज को बहुत ही छोटे और कठोर हिस्सों में बांट कर रख दिया था। इस खास विश्लेषण में हम इसी बात की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे भारत में लिंग और जाति से जुड़े इन सख्त सामाजिक नियमों को एकदम जड़ से चुनौती दी गई। हम समझेंगे कि कैसे अगले 200 सालों के लंबे संघर्ष ने इस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया। जाहिर है, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं, बल्कि एक बहुत ही लंबी और दिलचस्प वैचारिक क्रांति थी। चलिए इसे समझते हैं। आज हम आधुनिक समाज में रहते हैं, राइट? हमें शिक्षा का अधिकार है, अपनी पसंद से शादी करने की आज़ादी है, वोट देने का हक है। अब जरा इनकी तुलना 200 साल पहले के समाज से करके देखते हैं। उस दौर में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी चीजें बाकायदा कानूनी और सांस्कृतिक रूप से लागू थीं। महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच ना के बराबर थी। जब हम इस विरोधाभास को देखते हैं तो समझ आता है कि हमने वाकई एक समाज के तौर पर कितना लंबा सफर तय किया है। 20वीं सदी की शुरुआत की ये जमीनी हकीकत देखिए, सच में रोंगटे खड़े कर देती है। महज 8 साल की उम्र में एक बच्ची को दुल्हन बना दिया जाता था। जब तक सुधार की लहर शुरू नहीं हुई थी, तब तक ज्यादातर बच्चों की शादी इतनी ही कम उम्र में कर दी जाती थी। उस उम्र में जहाँ खेलने कूदने के दिन होते हैं, वहाँ उनके पास अपना कोई विकल्प या भविष्य की कोई योजना नहीं होती थी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस समय बदलाव की कितनी सख्त जरूरत थी। बदलाव की शुरुआत यहीं से सामाजिक बहस ने एक बिल्कुल नया रूप लेना शुरू किया। तो इस सामाजिक बहस के अचानक से तेज होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? वो था संचार के नए रूपों का आना। किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पैम्फलेट, प्रिंट कल्चर के इस विस्फोट ने चर्चाओं को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया, यानी उनका लोकतंत्रीकरण कर दिया। इतिहास में पहली बार आम लोगों के लिए अपने विचारों को सामने रखना और किसी भी आंदोलन के लिए एकजुट होना बहुत सस्ता और सुलभ हो गया था। ये सिर्फ एक नई तकनीक का आना नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये विचारों के आज़ाद होने की असली शुरुआत थी। भाग 1, महिलाओं के लिए संघर्ष। इस सुधार की शुरुआत में जो भारतीय सुधारक सामने आए, वे मुख्य रूप से पुरुष थे, जैसे राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के लिए एक अलग रास्ता चुना। इन्होंने हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथों की ही नई सिरे से व्याख्या करनी शुरू कर दी। और इस रणनीतिक लड़ाई का असर जमीन पर सीधे कानूनों के रूप में दिखने लगा था। एक सदी के अंदर ही कई बड़ी कानूनी जीतें हासिल हुईं। 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई, और फिर 1929 तक आते आते बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी पारित हो गया। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सुधार की एक संगठित लहर ने धीरे धीरे पूरे देश के कानून को ही बदल कर रख दिया। और फिर वो समय आया जब महिलाओं ने खुद कमान संभाली। ये सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम कदम था। इस पूरी कड़ी में एक बहुत ही प्रभावशाली नाम है पंडिता रमाबाई का। वो एक महान संस्कृत विदुषी थीं। उन्होंने न केवल उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के उस घुट-घुट कर जीने वाले दमनकारी जीवन के बारे में तीखी आलोचनाएं लिखीं, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर पुणे में विधवाओं के लिए एक आश्रम की भी स्थापना की। मकसद साफ था, उन्हें एक सुरक्षित आश्रय और आर्थिक आज़ादी मिल सके। अब वो दौर आ गया था जहां महिलाएं खुद अपने उद्धार का रास्ता तय कर रही थीं। इसी समय की एक और बेहद शक्तिशाली आवाज पर गौर करना जरूरी है। ये ताराबाई शिंदे की एक बहुत ही कमाल की किताब स्त्री पुरुष तुलना का एक हिस्सा है।
वे बेबाकी से पूछती हैं, क्या एक महिला का जीवन उसके लिए उतना ही प्रिय नहीं है जितना किसी पुरुष का? मेरा मतलब है कि एक बार जब महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए बचता ही क्या है? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये उस समय के समाज के दोहरे मापदंडों पर किया गया एक बहुत ही गहरा, भावनात्मक और तार्किक प्रहार था। और ये वैचारिक क्रांति आगे चलकर बाद के सुधारकों में और भी ज्यादा प्रखर होती गई। पेरियार जैसे नेताओं ने महिलाओं की स्वतंत्रता का जबरदस्त बचाव किया। उन्होंने उन प्राचीन शास्त्रों की भी कड़ी आलोचना की जिन्होंने पुरुषों के प्रभुत्व को स्थापित किया था। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि तारा मुखुर्थम जैसे शब्दों और रीति रिवाजों के आने के बाद से ही महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थीं। भाग 2, जाति व्यवस्था को चुनौती। अब हम उस संघर्ष की बात करेंगे जो समानता के लिए लड़ा गया। उस दौर का जो आर्थिक सच था वो बड़ी तेजी से बदल रहा था। एक तरफ तो शहरों का भारी विस्तार हो रहा था और दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर बागानों में काम की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। इन नई और सच कहूं तो बिल्कुल थका देने वाली श्रम मांगों ने गरीब और निचली जातियों के लोगों को अपने पारंपरिक गांवों से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, कारखाने, नगरपालिकाएं, विदेशी बागान या सेना की नौकरियां, ये सारा नया काम शारीरिक रूप से तो बेहद कठिन था, लेकिन फिर भी इसने लाखों लोगों को उस ग्रामीण जाति व्यवस्था के रोजमर्रा के अपमान से बचने का एक बहुत प्रतीक्षित रास्ता दे दिया। उनके लिए ये सिर्फ रोजगार का साधन नहीं था, बल्कि उन पुराने जंजीरों से आजाद होने का एक बहुत बड़ा मौका था। मानवीय गरिमा के लिए आंदोलन, ये सीधे तौर पर आत्मसम्मान की मांग थी। इन अधिकारों की खुलकर मांग करने वाले सबसे मुखर नेताओं में एक बहुत बड़ा नाम था महान सुधारक ज्योतिराव फूले का। फूले ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावों को बिल्कुल बुनियादी स्तर पर चुनौती दी। उनका सीधा सा तर्क था कि ये जमीन वास्तव में यहाँ के मूल निवासियों की है, जिन्हें बाद में तथाकथित नीची जाति का मान लिया गया। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इस समानता के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया। आप देखिए कि फूले की वैचारिक सोच कितनी ज्यादा ग्लोबल थी। इसका अंदाजा उनकी 1873 में आई किताब गुलामगिरी से लगता है। उन्होंने अपनी ये किताब उन अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने अश्वेत दासों को आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया था। जरा सोचिए, ये भारत में निचली जातियों के हालात को सीधे अमेरिका में अश्वेत दासों की दुर्दशा से जोड़ने का कितना ऐतिहासिक और साहसिक प्रयास था। और ये बात हमें समझनी होगी कि जातिगत भेदभाव केवल किताबों या वैचारिक बहसों तक ही सीमित नहीं था। इसकी बहुत ही कठोर भौतिक और स्थानिक सीमाएं भी थीं। 1792 का मदुरै मंदिर का ये प्रवेश द्वार उसी कठोर वास्तविकता का एक प्रतीक है। उस वक्त अछूत माने जाने वाले लोगों को इन मंदिर के प्रवेश द्वारों के आसपास फटकने तक की अनुमति नहीं थी। वे सार्वजनिक कुओं और जल स्रोतों का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। ये भेदभाव समाज की रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से घुल-मिल गया था। इसी बुनियादी गरिमा और सम्मान की चाह में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1927 के महाड़ सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन का बिगुल फूका। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध बयान है जो उनकी मंशा को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा था कि हम तालाब पर केवल यह साबित करने के लिए जाना चाहते हैं कि दूसरों की तरह हम भी इंसान हैं। यह लड़ाई महज पानी पीने की नहीं थी। इस शक्तिशाली आंदोलन ने पूरे समाज को अपनी ही जातिगत कुरीतियों की कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया था। अब यहाँ इस बात का निष्पक्ष रूप से जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं था कि इन जोरदार सुधार आंदोलनों को समाज ने बिना किसी विरोध के तुरंत अपना लिया। इतिहास गवाह है कि जब भी इतने बड़े बदलाव होते हैं तो उसके जवाब में प्रतिक्रियाएं भी जरूर आती हैं। जो रूढ़िवादी समाज था उसने भी पारंपरिक भेदों और शास्त्र आधारित नियमों को बनाए रखने के लिए अपने खुद के संघ और संगठन बना लिए थे। तो दोनों ओर से अपने अपने तर्कों के साथ ये वैचारिक संघर्ष काफी लंबे समय तक चलता रहा। एक अधूरा विकास, यानी समाज का वह क्रमिक बदलाव जो आज भी जारी है। और सच कहूं तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी हमारे लिए विचार करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जाति और लिंग से जुड़े ये मुद्दे आज के आधुनिक समय में भी इतने महत्वपूर्ण और विवादास्पद क्यों बने हुए हैं। समानता, गरिमा और मानव अधिकारों के लिए जो ऐतिहासिक संघर्ष 200 साल पहले शुरू हुए थे, उनकी गूंज हमें आज के दौर में भी इतनी साफ क्यों सुनाई देती है। इतिहास महज गुजरा हुआ कल नहीं है, ये हमारे आज को समझने की सबसे जरूरी कुंजी है। जरा सोचिएगा इस पर।
इसी विचार के साथ हमारे इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।